जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम के लिए। आप सब बहुत अच्छे से लगे होंगे और आप सब अपने अपने टारगेट को दिमाग में लेके चल रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी हम सब क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कहां तक की चीज़ों को पढ़ लिया था, हमने यहां तक की चीज़ों को पढ़ लिया था, यानी जो बटलर समिति थी, यानी जो बटलर कमेटी थी, इसके बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था कि बटलर समिति में क्या क्या बातें थी या बटलर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। आज हम दोस्तों इसी क्रम में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ने वाले हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों ये हिस्ट्री का जो लेक्चर है लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जो दोस्तों चैनल से अभी जुड़े हैं दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, आप वीडियो को एक क्रम से एक सीक्वेंस से देखने की चीजें कोशिश करेंगे ताकि आप चीजों को क्या कर पाए, कोरिलेट कर पाए, इंटरलिंक कर पाए। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का जो है दोस्तों क्या प्लेलिस्ट बनी हुई है और सब में एक क्रम यानी एक सीक्वेंस से क्या हो रहा है दोस्तों, वीडियो चल रहा है। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, जितने भी नए लोग अभी चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों वो एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों हम आज हिस्ट्री आपको दोस्तों क्या है कंप्लीट आप पढ़ा रहे हैं, आधुनिक भारत का जो इतिहास है हम आपको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। तो आप एक सीक्वेंस से वीडियो देखने की कोशिश करेंगे तभी आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे और चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे। और जो लोग दोस्तों रेगुलर चैनल से जुड़े होंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ अपने समय समय पर क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे और अपने एग्जाम के हिसाब से क्या करते रहेंगे, अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले दोस्तों आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ने वाले, देखने वाले कि किस तरह से क्वेश्चन इससे बनता है और आपके एग्जाम के हिसाब से क्या इसमें इंपॉर्टेंट है या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप उसको देख लीजिए अब सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलिएगा। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड वर्ल्ड वार की तो आप सब जानते हैं दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार कब से तक चला था, 1939 से लेकर दोस्तों 1945 तक चला था। तो सबसे पहले आपके लिए जानना यही दोस्तों जरूरी है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार था यानी जो वर्ल्ड वार टू चला था दोस्तों, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था, यह चला था दोस्तों 1939 से लेकर 1945 तक, यानी 1939 से लेकर दोस्तों 1945 तक चला था जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा दोस्तों उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो आप याद रखें कब हुआ था, 1939 में, यानी 1939 से लेकर दोस्तों 1945 तक दोस्तों चला था। तो आप ये पहले ही याद रखेंगे क्योंकि इस आपके लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि 1939 से लेकर दोस्तों 1945 तक चला था दोस्तों। अब हम दोस्तों कुछ और फैक्ट है जो दोस्तों क्वेश्चन से बनता है उसमें हम देख लेते हैं कि दोस्तों और क्या क्या किया गया था। देखिए कांग्रेस का एक प्रस्ताव आया था दोस्तों, उसमें क्या हुआ, युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसी बातें कांग्रेस ने क्या की थी दोस्तों, एक प्रस्ताव पारित किया था। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, इस सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान क्या होता दोस्तों, कांग्रेस एक प्रस्ताव पारित करती है। उसमें क्या होता है कि युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। यानी अगर आप युद्ध में दोस्तों हम समर्थन तभी करेंगे जब आप भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करेंगे, यानी भारत को आप क्या करेंगे, आजाद करेंगे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो सेकंड वर्ल्ड वार होता है 1939 में यानी 1939 में, जिसमें यह बात की गई थी कि युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। यह दोस्तों किसका प्रस्ताव था, तो यह प्रस्ताव जो था दोस्तों वह कांग्रेस का था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि यह प्रस्ताव किसका था, या कांग्रेस का। यह बात किसकी हो रही है दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों जो लॉर्ड लिथगो थे दोस्तों, क्या हुआ था, इनकी कुछ गतिविधियां थी, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, कौन, लॉर्ड लिथगो, इनकी जो गतिविधियां थी वह क्या थी, आप उसको भी देख लीजिए। तो क्या थी दोस्तों, देखिए पहला था कि भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। यानी अभी आपने देखा दोस्तों कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने प्रस्ताव क्या कहा था कि युद्ध में हम तभी समर्थन करेंगे, यानी सेकंड वर्ल्ड वार में तभी सहयोग करेंगे अंग्रेजों का, जब आप हमको स्वतंत्र
राष्ट्र घोषित करेंगे, यानी जब आप भारत को आजाद करेंगे। तो यह कांग्रेस का प्रस्ताव था। लेकिन आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, लॉर्ड लिथिगो ने क्या किया दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना क्या कर दिया, भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। यानी सेकंड वर्ल्ड वार में क्या होता दोस्तों, भारतीयों की सहमति नहीं ली गई और बिना उनकी सहमति के ही दोस्तों क्या कर लिया गया था दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया गया था। यह किसने करवाया था दोस्तों, यह करवाया था लॉर्ड लिथिगो ने। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और इसने क्या कर दिया दोस्तों, उस समय इसने क्या कर दिया, देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। एक तो इसने क्या किया दोस्तों, भारतीयों का समर्थन भी नहीं लिया, यानी जो भारतीय विधानमंडल थी उस भारतीय विधानमंडल का समर्थन भी नहीं लिया और बिना सहमति के क्या कर दिया, भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया। आपने दोस्तों पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें आपको पहले ही बताया गया था, जो 1937 का इलेक्शन हुआ था, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो कांग्रेस के अपने मंत्रिमंडल से रिजाइन करने का सबसे मुख्य कारण यही था, क्या था, कि जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस सेकंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था दोस्तों, भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था बिना भारतीयों के सहमति के। तो यही वह कारण था दोस्तों, जो 1939 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने क्या कर दिया था, अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी अपने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। क्यों किया था दोस्तों, जो लिथिगो था उसने क्या किया था दोस्तों, बिना भारतीयों की सहमति के क्या किया, सेकंड वर्ल्ड वार में भारत को शामिल कर लिया और देश में क्या कर दिया दोस्तों, इमरजेंसी की घोषणा कर दी। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और दोस्तों क्या होता है दोस्तों, देखिए भारत जो था जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कब हो गया दोस्तों, 17 अक्टूबर 1939 को। तो आप इस डेट को भी याद रखेंगे दोस्तों। अक्टूबर 1939 में क्या होता दोस्तों, जो भारत था वह जर्मनी के विरुद्ध क्या हो गया दोस्तों, युद्धग्रस्त घोषित क्षेत्र हो गया। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इस द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू कैसे हुआ था, यानी इसका शुरुआत कैसे हुआ था। देखिए हुआ क्या था दोस्तों, जर्मनी ने क्या कर दिया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो जर्मनी ने जो पोलैंड पे आक्रमण किया था दोस्तों, वही सेकंड वर्ल्ड वार के क्या होता था, प्रारंभ का कारण बनता है। तो आप याद रखें कब किया था दोस्तों, 1 सितंबर 1939 को। यानी दोस्तों 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, जर्मनी ने क्या कर दिया था, पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। और जर्मनी ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया था दोस्तों, यही सेकंड वर्ल्ड वार के क्या होता था, प्रारंभ का कारण माना जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था, तो जर्मनी ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया था वह 1939 में किया था, यानी 1939 में किया था और 1 सितंबर को किया था। और यही जो दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वार के प्रारंभ का कारण बनता है। तो आपके लिए यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब, 1939 में और 1 सितंबर को। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने क्या कर दिया था दोस्तों, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। और यही आक्रमण दोस्तों क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वार का कारण बनता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार के प्रारंभ का कारण क्या था। और एक क्वेश्चन इससे और भी पूछा जाता था दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, यानी जो पीएम थे ब्रिटेन के, प्रधानमंत्री थे, वह कौन थे। यह क्वेश्चन भी बहुत आपसे पूछा जाता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन थे। तो देखिए 2 लोग उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, एक थे दोस्तों नेविल चैम्बरलेन और एक थे विंस्टन चर्चिल। अब आप पूछेंगे 2 लोग कैसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश का, तो 2 लोग प्रधानमंत्री ऐसे हुए कि जो सेकंड वर्ल्ड वार चला था वह 1939 से 1945 तक चलता है। तो जो नेविल चैम्बरलेन थे दोस्तों, वह कब से कब तक थे, वह 1937 से लेकर 1940 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। और जो चर्चिल थे वह 40 से लेकर दोस्तों 45 तक रहते हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए जो ब्रिटेन जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड वर्ल्ड वार जब आरंभ हुआ था, यानी प्रारंभ के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो सेकंड वर्ल्ड वार जब प्रारंभ हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, वह था चैम्बरलेन। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार आरंभ होता है 1 सितंबर 1939 को और चैम्बरलेन जो थे दोस्तों वह 1937 से लेकर 1940 तक क्या होता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन यह जो सेकंड वर्ल्ड वार पूरा चलता है, यानी जिसके कार्यकाल में समाप्त होता है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे। तो आप दोनों के दोनों ही नाम याद रखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप दोनों पहले ऑप्शन में आप देखेंगे, एक आप चैम्बरलेन का भी नाम याद रखेंगे कि चैम्बरलेन अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तब आप चर्चिल पर जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर चैम्बरलेन, देखिए चैम्बरलेन सबसे पहले थे क्योंकि चैम्बरलेन के ही समय में क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वार आरंभ होता है। लेकिन ऑप्शन में अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब आप क्वेश्चन देखेंगे, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें चर्चिल का नाम होता है।
अगर चैम्बरलेन नहीं है तो आप क्या करेंगे, चर्चिल को टिक करेंगे। अगर चैम्बरलेन है तो आप दोस्तों चैम्बरलेन को ही टिक करेंगे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार जो आरंभ हुआ था वह चैम्बरलेन उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता है, और चर्चिल के कार्यकाल में पूरा सेकंड वर्ल्ड वार चला था, और इसी के कार्यकाल में दोस्तों क्या होता है, समाप्त होता है। तो आप सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में इतने सारे फैक्ट याद रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेकंड वर्ल्ड वार प्रारंभ कब हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, निम्नलिखितों ने क्या किया था दोस्तों, बिना किसी सहमति के क्या कर लिया था, भारतीयों को शामिल कर लिया था। और सेकंड वर्ल्ड वार के प्रारंभ का कारण क्या था, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन रहता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं जो पाकिस्तान की मांग कैसे उठी थी, यानी पाकिस्तान के लिए कैसे बातें उठी, तो हम उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यह लेक्चर है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप इस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में जहां भी आधुनिक भारत के इतिहास यानी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और चीज़ों को क्या करते रहे दोस्तों, नोट डाउन करते रहें। अब हम देखने वाले हैं जो पाकिस्तान की मांग थी, वह पाकिस्तान की मांग कैसे उठती है, या किस तरह से पाकिस्तान की मांग की जाती है, इसके बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको भी देख लीजिए कि पाकिस्तान की मांग कैसे होती है। तो देखिए, मुस्लिम लीग के दो अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप उन दोनों अधिवेशन को याद रखेंगे। एक जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो मुस्लिम लीग के जो दोस्तों ये दो अधिवेशन थे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप पूछेंगे दो क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की मांग उठती है, पाकिस्तान की मांग की भूमिका जो दोस्तों यही दो अधिवेशन निभाते हैं, एक जो इलाहाबाद अधिवेशन था और एक जो लाहौर अधिवेशन था। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन था, उस इलाहाबाद अधिवेशन में क्या ऐसी बातें थी जिनसे आपसे एग्जाम में दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो देखिए, मुस्लिम लीग का दोस्तों जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था, वह हुआ था दोस्तों वर्ष 1930 में। अब इस इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे दोस्तों इकबाल थे। तो सबसे पहले आप यही याद रखेंगे, मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन कब होता है, वह होता है 1930 में, यानी 1930 में। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, इस इलाहाबाद अधिवेशन के समय दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, इकबाल थे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है 1930 में, उस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं, उस समय अध्यक्ष थे इकबाल थे। और इकबाल जब अध्यक्ष रहते तो इन्होंने दोस्तों अपने अध्यक्षीय भाषण में क्या ऐसी बातें की, यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार क्या किया दोस्तों, एक निश्चित अभिव्यक्ति इन्होंने की थी। यानी जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, वह कब होता है, वह होता है दोस्तों 1930 में। और इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं, इकबाल रहते हैं। अब इकबाल दोस्तों जब भाषण देते हैं उसमें क्या बातें निकल के आती है, उसको भी अच्छे से याद रखिए। तो अध्यक्षीय भाषण में दोस्तों उन्होंने क्या कहा, इकबाल ने क्या कहा था दोस्तों, उसने कहा दोस्तों मुस्लिमों के लिए उसने क्या किया दोस्तों, पहली बार यानी प्रथम बार दोस्तों उसने मुस्लिमों के लिए क्या किया, एक पृथक देश के लिए दोस्तों एक निश्चित अभिव्यक्ति की, यानी एक निश्चित बात की दोस्तों कि मुस्लिमों के लिए क्या किया जाए दोस्तों, एक पृथक देश बनाया जाए। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि मुस्लिमों के लिए, यानी मुस्लिमों के लिए दोस्तों, यानी पाकिस्तान के लिए, यानी मुस्लिमों के लिए मतलब यह होता है दोस्तों पाकिस्तान की मांग। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की अभिव्यक्ति, यानी पहली बार के पृथक देश की अभिव्यक्ति की बात किसने की थी, तो वह इकबाल ने की थी दोस्तों। और कहां पर किया था दोस्तों, तो जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, उस इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों क्या होता है, इकबाल ने क्या कहा था, मुस्लिमों के लिए पहली बार एक पृथक देश के बारे में बात की थी। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार अभिव्यक्ति या पहली बार बात किसने की थी दोस्तों, या की थी इकबाल ने। इकबाल ने कब की थी दोस्तों, अपने इलाहाबाद अधिवेशन में की थी। जो इलाहाबाद अधिवेशन कब होता है, 1930 में होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, उस लाहौर अधिवेशन में ऐसी क्या बातें निकल के आती हैं या किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है वह होता है मार्च 1940 में। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो अध्यक्ष इसके थे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों मार्च 1940 में। यानी अभी आपने दोस्तों देखा जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ है वो 1930 में हुआ है,
यानी 1930 में हुआ है। लेकिन जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है इसके 10 साल बाद होता है, यानी कब होता है दोस्तों, मार्च 1940 में। उस समय दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय अध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे दोस्तों। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उस लाहौर अधिवेशन के समय दोस्तों मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। या इलाहाबाद अधिवेशन के 10 साल बाद होता है। और 10 साल पहले दोस्तों इकबाल ने क्या कर दिया था, एक पृथक देश के लिए बात कर दी थी। अब इस दोस्तों लाहौर अधिवेशन में क्या मांग उठती है, आप उसको भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह मांग उठती है कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र का गठन किया जाए। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार बात किसने की थी या पहली बार अभिव्यक्ति किसने की थी, तो वह इकबाल ने की थी। इकबाल ने कहाँ की थी दोस्तों, इलाहाबाद अधिवेशन में। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि मुस्लिमों के लिए मांग कब उठी थी भारत से एक अलग राष्ट्र की, आप यहाँ देख रहे हैं ना, डिमांड की यहाँ बात की जाए कि उनकी मांग कब उठी थी, तो यह उठी थी दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। तो आप दोनों में अंतर याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह आता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार किसने बात की थी, तो मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की बात किसने की थी दोस्तों, वह की थी इकबाल ने। इकबाल ने कब की थी दोस्तों, जो इलाहाबाद अधिवेशन होता 1930 में, यानी 1930 में, उसमें यह उसने बात की थी। लेकिन आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिमों के लिए यह मांग कब उठती है भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की, तो आप इसकी बात करेंगे दोस्तों, यह लाहौर अधिवेशन में यह बात उठती है 1940 में। तो दोनों में आप बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार बात की गई थी, यानी उसकी अभिव्यक्ति कब की गई थी, तो इलाहाबाद अधिवेशन में की गई थी जो 1930 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष इकबाल थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की जाती है, तो वह 1940 में की जाती है, यानी 1940 में किया जाता है, जो लाहौर अधिवेशन में किया जाता है। और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो आप इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में दोस्तों क्या कहा, आप उसको भी देख लीजिए। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार्य नहीं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसका है कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, तो आप याद रखिएगा स्टेटमेंट किसका था दोस्तों, यह था मोहम्मद अली जिन्ना का। इन्होंने यह स्टेटमेंट कब दिया था, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों इन्होंने दिया था लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब होता है, 1940 में। स्टेटमेंट क्या था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार्य नहीं। यानी जिन्ना का यह कहना था कि हमें अब एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और इसके अलावा दोस्तों हमें कुछ और भी स्वीकार्य नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन बनता है इसमें, अब इसी से दोस्तों स्टेटमेंट से एक और क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन एक और क्या बनता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन एक यह बनता है कि जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता कब मिली थी, तो लाहौर जो अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का 1940 में, उसमें दोस्तों क्या होता है, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है तो आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता कब मिलती है, तो 1940 का जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों, उसी में क्या होता है, जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था उस द्विराष्ट्र सिद्धांत को क्या कर दिया जाता है, मान्यता मिल जाती है। और अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए दोस्तों, पाकिस्तान दिवस का आयोजन कब किया गया, तो देखिए पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया जाता है दोस्तों मार्च 1943 में, 23 मार्च। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों पाकिस्तान दिवस, यानी पाकिस्तान दिवस का आयोजन कब होता है, तो 23 मार्च 1943 को। तो आपके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1943 में दोस्तों कब, 23 मार्च को। तो आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, 1943 में 23 मार्च को क्या किया जाता है, पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आपके लिए यह भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान दिवस का आयोजन कब किया जाता है, वह किया जाता है दोस्तों 23 मार्च 1943 को किया जाता है। तो आप अच्छे से इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम देखते हैं जो दोस्तों जो पाकिस्तान जो शब्द था, ये पाकिस्तान शब्द का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, यानी ये पाकिस्तान शब्द कैसे आता है, किस तरह से पाकिस्तान शब्द का गठन किया गया, तो आप इसको भी देख लीजिए कि पाकिस्तान शब्द कैसे। दोस्तों एक व्यक्ति थे, आप उनका नाम याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। हालांकि ये दोस्तों क्या था, एक छात्र था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों,
व्यक्ति कह लीजिए, आप छात्र कह लीजिए, तो एक व्यक्ति था दोस्तों, आप ऐसे याद रखेंगे, एक छात्र था चौधरी रहमत अली। यह कहाँ का छात्र दोस्तों? यह था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, चौधरी रहमत अली कौन था दोस्तों? चौधरी रहमत अली क्या था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। अब इसने क्या किया दोस्तों? इसने क्या किया था? सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कब? 1933 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? वह किया था चौधरी रहमत अली ने। और चौधरी रहमत अली ने दोस्तों पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? 1933 में किया था, यानी 1930 में किया था। तो आप इस नाम को अच्छे से याद रखेंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? चौधरी रहमत अली था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का क्या था? छात्र था। और इसने इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया दोस्तों? एक पैम्फलेट था, पैम्फलेट का मतलब एक मैगजीन समझ लीजिए, इसी में उसने क्या किया दोस्तों? पैम्फलेट का नाम क्या था? नाउ आर नेवर आर वी टू लिव ऑफ पेरिस फॉर एवर। यानी एक पैम्फलेट आता है दोस्तों, इस पैम्फलेट का नाम आप याद रखिए, पैम्फलेट का नाम लेंदी है लेकिन आप याद रखेंगे। देखिए पैम्फलेट का नाम क्या था? सबसे पहले आप इतना याद रखेंगे, नाउ आर नेवर। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? आर वी टू लिव आर पेरिस फॉर एवर। तो एक पैम्फलेट था नाउ आर नेवर। तो अब नाउ आर अगर नेवर आए दोस्तों, तो आप इसको ऐसे ही याद रख लेंगे, नाउ आर नेवर। आप इतने सी काम चला सकते हैं दोस्तों कि एक पैम्फलेट था नाउ आर नेवर। इस पैम्फलेट में दोस्तों इसने पाकिस्तान जैसे शब्द का प्रयोग किया था। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था, तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? वह था चौधरी रहमत अली। अब आप देखेंगे दोस्तों, जो पाकिस्तान शब्द था, तो पाकिस्तान शब्द का जो नामकरण पड़ा था वह 5 प्रांतों के आधार पर दोस्तों पाकिस्तान शब्द का नाम पड़ा था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो पाकिस्तान शब्द आता है यानी पाकिस्तान शब्द का जो फॉर्मेशन होता है वह कुल 5 इकाइयों का मतलब दोस्तों 5 प्रांतों के नाम पर आता है। तो आप याद रखेंगे, देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें 5 प्रांत कौन थे, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, एक था दोस्तों पंजाब, एक था बलूचिस्तान, एक था सिंध, एक था कश्मीर, एक था दोस्तों नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या अफगान प्रांत। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह जो पाकिस्तान शब्द निकल के आता है, या पाकिस्तान शब्द आप याद रखेंगे दोस्तों, पाकिस्तान जो शब्द है यह कितने 5 प्रांतों के आधार पर पाकिस्तान शब्द आया है। तो आप स्थान का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो स्थान है पाकिस्तान में, आप उसको बलूचिस्तान से जोड़ सकते हैं। स्थान का मतलब जो होता है बलूचिस्तान। अब पी से दोस्तों हो जाता है पंजाब, ए से दोस्तों जो हो जाता है अफगान प्रांत, और के से जो हो जाता है दोस्तों कश्मीर हो जाता है। उसी में दोस्तों क्या कर लिया जाता है? सिंध को भी यस के में आप देखेंगे दोस्तों, यस से क्या हो जाता है? सिंध हो जाता है। और ये तान जो है दोस्तों, ये तान कहाँ से लिया जाता है? अब लिया जाता है बलूचिस्तान से। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो पाकिस्तान शब्द था या पाकिस्तान शब्द दोस्तों किन 5 प्रांतों के नामों से बना था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, पाकिस्तान में पी का मतलब होता है दोस्तों पंजाब, ए का मतलब दोस्तों होता है दोस्तों अफगान प्रोविंस, के का मतलब दोस्तों होता है कश्मीर। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। और यस का मतलब हो जाता है जो दोस्तों सिंध वाला रीजन था। और तान जो शब्द लिया गया दोस्तों, वह तान कहाँ से लिया गया है? वह बलूचिस्तान से लिया गया। तो यानी जो पाकिस्तान शब्द आया था, या पाकिस्तान शब्द जो दोस्तों 5 प्रांतों के नामकरण के आधार पर लिया गया था, उनके अल्फाबेटिकल अक्षर जो दोस्तों उनसे यह शब्द लिया गया था। इसी से दोस्तों चौधरी रहमत अली ने क्या किया था? पाकिस्तान शब्द का फॉर्मेशन किया था, यानी पाकिस्तान शब्द का नामकरण किया था। तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे कि पाकिस्तान शब्द को कहां से लिया गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आ गया हो कि पाकिस्तान की मांग कैसे उठी थी, यानी कौन कौन से अधिवेशन उसके लिए जिम्मेदार थे। तो आपने देखा, एक इलाहाबाद अधिवेशन, दूसरा लाहौर अधिवेशन। और यानी जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता कहाँ मिलती है दोस्तों? वह लाहौर अधिवेशन मिलती है। इसका मतलब यह होता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट था वह मोहम्मद अली जिन्ना का था। और आपने अभी देखा दोस्तों कि पाकिस्तान जो शब्द था, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन था? वह था चौधरी रहमत अली। और जो पाकिस्तान है वह 5 प्रांतों के नामकरण के आधार पर आया है। तो उम्मीद है आपको यह पाकिस्तान वाली चीजें भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपने सेकंड वर्ल्ड वार से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट था, आपको वह भी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और है जो आपसे पूछा जाता है दोस्तों, वह क्वेश्चन क्या, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन मिलता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? तो वह कहा था दोस्तों सरोजनी नायडू ने कहा था। तो आप इस स्टेटमेंट को बस आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा गया दोस्तों
आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? वह कहा था सरोजनी नायडू ने। तो आप इस क्वेश्चन को बस इतना याद रखिए, लाइन केवल याद रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? वह तो दोस्तों कहा था सरोजनी नायडू ने। तो उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप वीडियो को बार बार देखते रहेंगे और चीज़ों को अगर आप नोट डाउन भी कर लेंगे ना, अगर आपके पास ये बुक भी होगी तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि आप चीज़ों को क्या करेंगे, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप चीज़ें खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए, केवल वीडियो पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो आप एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद जो कोई भी चीज़ें आप उसको नोट डाउन करते रहिए, उसको चीज़ों को रिवाइज करते रहें, तभी आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी। क्योंकि आप बार बार जब चीज़ों को देखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। बस चलते चलते दोस्तों, आप सबसे छोटा सा उम्मीद है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो क्या है, स्टडी विथ रामा। आप दोस्तों क्या करेंगे, इस स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल को दोस्तों क्या करेंगे, यानी इस वीडियो को क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यानी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, उन तक आप वीडियो शेयर कर देंगे, ताकि उनकी भी तैयारी को दोस्तों क्या करते रहे, मजबूती मिलता रहे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, ये हिस्ट्री का जो लेक्चर है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और बाकी जो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसके आगे की चीज़ें दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें, चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें, और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से दोस्तों अपने टारगेट को दिमाग में लेके चलते रहें। आप सब दोस्तों एक दिन नहीं अवश्य अपने अपने एग्जाम के हिसाब से दोस्तों अपने अपने तैयारी के हिसाब से आप सब सेलेक्ट होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।